प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब है कि जब आपके मन में कोई भी चाह है, किसी भी चीज को पाने की चाहत है, मंजिल पर पहुंचने की चाह है, तो राह मिल ही जाती है। बस मन में लगन चाहिए। तो इस पाठ में एक महिला जिसका नाम इला सचानी है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है। उस महिला का दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है, पर उसके अंदर काम करने का इतना लगन है कि वह सारा काम दोनों पैर के अंगूठे से करती है। चाहे वह काम खाना बनाने का हो, बर्तन मांजने का हो, बाल बांधने का हो, या कपड़े के ऊपर कसीदा करने का हो, वह सारा काम बड़े ही लगन से करती है। इसलिए तो इस पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। यानी जब मन के अंदर किसी काम करने का चाहत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। तो इसका मतलब है बच्चों की मलमल जो एक तरह का कपड़ा होता है, तो मलमल जैसे सॉफ्ट एक कपड़ा होता है, उसको मलमल का कपड़ा कहा जाता है। तो मलमली एक धोती थी जिसका रंग खिल उठा था, मतलब बहुत ही उसका रंग जो है सुंदर दिखने लगा था। क्यों सुंदर दिखने लगा था? क्योंकि किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। उसके किनारों पर क्या था? कसूती के टाँकों। कसूती जो होता है एक तरह के धागे से डिजाइन किया हुआ होता है, तो इस पर डिजाइन किए हुए थे, सुंदर सुंदर उसमें डिजाइन किया हुआ था, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा था। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। और पल्लू जो होता है, साड़ी का पल्लू जो होता है, जिसको देखते होंगे मम्मी या दादी वगैरह जो होती हैं, वो साड़ी पहनती है ना, तो साड़ी पहनती है तो साड़ी का एक पल्लू होता है जो पीछे के तरफ से सर पे रखती हैं या ऐसे ही रखती हैं। तो पल्लू में बहुत ही सुंदर सुंदर भरवा टाके लगा हुआ था, मतलब एक ऐसा डिजाइन किया हुआ था जो पूरा भरा हुआ डिजाइन था और सुंदर लग रहा था। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी, और उस पर सुंदर सुंदर सुनहरे रंग जो है, जो सोने जैसा रंग होता है, उस तरह के कलरफुल भी रंग उसमें दिया गया था। और बहुत ही सुंदर बेल बूटे लगे हुए थे, उस बेल बूटे लगे हुए थे उस मलमल में, मतलब उस मलमल वाली धोती में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। और यह बेल बूटे किसने बनाई थी, किसने सजाई थी? इला सचानी ने। तो नीचे उनका चित्र देख सकते हैं बच्चों। उनका हाथ देखिए, हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, बचपन से ही ऐसा है उनका। तो इनके अंदर इतना हिम्मत है कि वह कोई भी काम को पैर से करती हैं। तो देखिए कितने जो है लगन से, मेहनत से पैर से ही जो है डिजाइन बना रही है कपड़े पर। तो यह दिखाया गया है। तो इसमें यह दिखाया गया है बच्चों कि जब इला सचानी जैसी महिला जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है, वह अपने पैर से इतने बड़े बड़े काम को कर सकती हैं, तो भगवान ने तो हम लोगों को हाथ दिए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग जो है कोई भी काम, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, उसको आसानी से करने के लिए मन में लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए यह पाठ आप लोगों के क्लास में दिया गया है, जहाँ चाह वहाँ राह, ताकि बच्चे भी इनसे सीखें कि ये जो है इला सचानी, इनके अंदर कितना हिम्मत है। तो हम लोग भी क्यों नहीं अपने अंदर हिम्मत जगाएं, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, या घर के काम काज के मामले में, या समाज सेवा के मामले में।
तो हम लोगों को भी हिम्मत और लगन से काम करना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि इन बेल बूटों को सजाया था किसने? इला सचानी ने, मतलब डिजाइन बनाई थी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, और इला के अंदर इतना हिम्मत है, यह दिखाया जा रहा है कि यह अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मतलब यह देख करके आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितना हिम्मत था। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। अब यह बताया जा रहा है कि इला जो है कहाँ रहती है, तो गुजरात के सूरत जिले में रहती है, और उनका उम्र कितना है? 26 साल है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता, और उनका जो बचपन जो है अमरेली जिले के राजकोट जहाँ पर है, राजकोट के गांव में नाना के यहाँ उनका जीवन बीता। मतलब नाना के यहाँ रहती थी राजकोट के एक गांव में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। तो शाम जब होता है ना, तो शाम के समय देखिएगा बच्चे लोग सड़क पे आ जाते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, घर के आसपास खेलते हैं। तो सांझ होते ही जो उनके मोहल्ले के बच्चे थे, इला सचानी के मोहल्ले के बच्चे जो थे, वो क्या करते थे? खेलने के लिए आ जाते थे और वहाँ पर खेलते थे। और कुछ बच्चे जो हैं मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे। कनेर के पत्ते जो होते हैं उसमें सीटी जैसे वो लोग बजाते थे। और कुछ गिट्टे खेलते। गिट्टे एक तरह के जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उससे 5 पत्थर ऐसे ले लेते हैं और लोग एक एक करके उसको उछालते हैं और खेलते हैं। तो इस तरह से वे लोग खेलते थे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घरों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते थे। और कुछ बच्चे क्या करते थे? घरे जो होते हैं मिट्टी के घरे जो टूट फूट जाते हैं, उसके वो लोग क्या करते थे? ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते थे। पिट्टू एक तरह के खेल का नाम है, यह खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो क्या होता था? जब इन खेल से इन लोगों का, बच्चों का जब मन भर जाता था खेलते खेलते, तो वे लोग क्या करते थे? अलग अलग तरह के खेल खेलते थे। फिर वो लोग क्या करते थे? पेड़ की जो डालियां होती है उस पर झूला डाल देते थे और ऊंची ऊंची पंगा लेते थे। मतलब काफी जोर जोर से उस पर झूलते थे और ऊंचे स्वर में वे लोग गाते थे, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। मतलब कच्चे नीम की जो निबोरी होती है ना, नीम का फल होता है, तो वे बच्चे लोग ये एक तरह का गाना है उसको गाते थे कि सावन जल्दी आ जाओ, ऐसा एक गाना है। इस गाने को वो लोग गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। मतलब इला जो है बोलने हंसने में सब कुछ में साथ देती थी, लेकिन गाना गाने में वो साथ देती थी, पर पेंगे नहीं ले पाती थी उनके साथ। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते नहीं थे। वे भी चाहती थी कि रस्सी को पकड़ के झूलें खेलें, लेकिन उनका हाथ जब वो बढ़ाने का कोशिश करती थी उठाने का, तो उनका हाथ नहीं उठता था। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो उनको कभी कभी ऐसा अफसोस होता था कि इतना मैं भी कुछ कर पाती, काश बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। लेकिन बच्चे जो हैं उनके भी मन में ऐसा होता था कि इला उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। तो कभी कभी जो बच्चे पकड़म पकड़ाई के खेल खेलते थे और विष अमृत के खेल एक तरह के होते थे, तो उसमें वो शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बाड़ी आती तो फिर निराश हो जाती। तो क्या होता, कभी कभी वो बच्चों के साथ खेलने भी लगती थी और साथियों के साथ जमकर दौड़ती भी थी, लेकिन धप्पा तो हाथ से किया जाता है ना, लेकिन उनका तो दोनों हाथ काम नहीं करता था। तो जब धप्पा करने की बारी आती थी तो वो निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी, क्योंकि धप्पा देने के लिए तो हाथ से ही धप्पा देना पड़ता है। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उनका
उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वो बेचारी बहुत ही कोशिश करती थी, पर उनका हाथ ऐसा लगता था कि साथ ही नहीं दे पा रहा है। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, लेकिन वो जो इला जो है अपना हिम्मत नहीं हारी और ऐसा सोची कि ठीक है, यह चुनौती माना कि देखते हैं अगर हाथ मेरा काम नहीं करेगा तो मैं लेकिन काम करके रहूँगी, चाहे जैसे भी हो। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो देखिए इला के अंदर कितना हिम्मत था। इला क्या की, अब सोची कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा है, कम से कम पैर तो है मेरा, तो हर काम को पैरों से ही करना वो सीखी, जो काम हम लोग हाथ से करते हैं, जैसे कि दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब जो सब्जी होती है ना उसको काटा जाता है, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तो देखिए बच्चों कितना जो है कठिन काम होता होगा। पैर से खाना खाना, पैर से ही बाल बांधना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो यह सब काम उन्होंने क्या कि पैर से ही करना शुरू कर दी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, मतलब एडमिशन ली। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, मतलब वहाँ पर एडमिशन करने में भी उनको परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। तो इसलिए वहाँ पर एडमिशन में परेशानी हुई, क्योंकि वहाँ सब लोगों को ऐसा लगा कि ये तो हाथ से कोई काम नहीं कर पाएंगी, तो कैसे इनका कौन सुरक्षा करेगा, कौन उनका देख रेख करेगा। और कभी कभी वहाँ ये भी लोग सोचने लगे कि स्पीड में कोई काम नहीं कर पाएगी तो फिर कैसे होगा। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, और कोई कोई काम जो है इतना फुर्ती से वो करती थी कि जो देखते थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना जल्दी, पैर से इतना जल्दी कैसे काम कर ली हैं। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन उनके सामने जो कोई परेशानियां आती थी तो वे घुटने टेकती नहीं थी, मतलब वो जो है हिम्मत नहीं हारती थी। उसने 10वीं कक्षा पढ़ाई की थी, मतलब पढ़ाई की। उन्होंने क्या की, 10वीं कक्षा की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। 10th तक तो वो पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम जब दी तो इसमें पास नहीं कर पाई, फेल हो गई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। मतलब इला को इतना ज्ञान नहीं था कि जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, यह सब उनको मालूम नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, और जो विकलांग होते हैं जिनका हाथ नहीं चलता है उनको परीक्षा में लिखने के लिए किसी को बैठाया जाता है। तो अगर ये चाहती कि जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको अगर मुंह से ये बोलती तो कोई साइड में लिखते जाता तो इनका एग्ज़ाम हो जाता, पास कर जाती। लेकिन यह सब उनको उस समय नॉलेज नहीं था, ना कोई उनको नॉलेज दिया। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। मतलब यह जो है जानकारी उनको इतना कोई नहीं दे पाया, ना उनको जानकारी मिला। इसे इस बात का दुख है, दुख तो उनको है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। मतलब उनका कहना है कि बस सोच के ही क्या करेंगे, निराश होने से कोई काम होने वाला नहीं है, आगे हमें और बढ़ना है, आगे काम करना है। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी, किसकी, इलाज सजाने की। जो दादी थी और माँ थी वो क्या करती थी, कसीदा जो कपड़े में होते हैं डिजाइन, तो ये बनाती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी, और वो हर काम को अपनी दादी और उनकी माँ जो काम करती थी कसीदा का, वो सब देखती रहती थी कि किस तरह से वो जो है सुई में धागा पिरोती हैं, किस तरह से बूटियां बनाती हैं, डिजाइन बनाती है। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली, तो उनके मन में ऐसा हुआ कि मुझे भी यह काम करना है। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया।
दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। देखिए बच्चों, जब रेशम का धागा हाथ से सुई में डाला जाता है तो वह भी काफ़ी कठिनाई से सुई में धागा डाला जाता है, लेकिन पैर से कितना मुश्किल होता था उनको सुई में धागा डालना, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जब मन में कोई काम करने की लगन होती है तो रास्ता निकल ही जाता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया, और उसके अंदर इतना दृढ़ विश्वास था, इतना धैर्य था कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। ईश्वर भी जो है उनके सामने जो है उन्हें जो है साथ देते थे। अब देखिए, 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। तो काठियावाड़ी कसीदाकारी जो होता है एक तरह का कसीदा का डिजाइन है, तो यह गुजरात का है खासकर। तो 15-16 साल के होते होते जो इला जो है काठियावाड़ी कसीदाकारी भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। और किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, मतलब कौन वस्त्र पर किस तरह से डिजाइन बनाया जाए, कौन से रंग उसमें नमूना खिल उठेगा, कौन सा कलर मतलब कलर के कपड़े पर डालना चाहिए, कैसा डिजाइन बनेगा, यह सब वो सीख गई थी। और टाँके कौन से लगे यह सब समझ गई थी। मतलब उनको पूरा नॉलेज आ गया था कि किस तरह के कपड़े में कौन से कलर का डिजाइन बनाना चाहिए। तो यह सब वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो एक समय ऐसा हुआ कि ऐसा भी आया जब उसके द्वारा जो बनाई थी कसीदा, तो उसका प्रदर्शनी लगी थी। मतलब वहाँ पर मेला जैसा लगता है, तो उसमें भी यह दिखाया गया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो वो काठियावाड़ जो है वहाँ के भी डिजाइन सीखी हुई थी, और लखनऊ बंगाल सब में जो फेमस डिजाइन होता है वो भी वो सीख गई थी। तो उनको यह सब भी आ गया था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। तो काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और भी बहुत तरह के टाँके किस तरह से डालना चाहिए ये भी वो सीख गई थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, और पत्तियों को किस तरह से चिकनकारी से सजाना चाहिए वो भी वो जान गई थी। और डंडियों को कांथा से उभारा था, और पत्तियों के साथ जो डंडियाँ लगी होती है उसको किस तरह से कांथा से उभारा गया था। तो वह सब किस तरह से पत्ते बनते हैं, उसका डंठल में किस तरह का कलर डालना चाहिए, कैसे उभार आता है डिजाइन, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे आप कोई पत्ते देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, इस तरह की वो डिजाइन बनाती थी। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था, और पशु पक्षियों की जो ज्यामितीय आकृतियां होती है उसको भी कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, और पारंपरिक जो डिजाइन है इसमें जो नवीनता लाई थी सबको बहुत ही अच्छा लगा, नयापन। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। अब जो है इला इतनी पॉपुलर हो गई है, इतना उनको काम में लगन आ गया है कि अब वो रुकती नहीं है। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान, और उनकी आँखें जो है चमकती रहती है, मतलब बहुत ही जो है उत्सुक रहती है कोई भी काम करने के लिए। उन्हें जरा भी आलस नहीं लगता है, एक तरह के उमंग उनके हृदय में हमेशा ऐसा लगता है कोई भी काम हो उनके लिए उनके हृदय में जोश सा रहता है, और होठों पर मुस्कान रहती है, और हमेशा वो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, और अनूठा विश्वास, और उसके हृदय में जो है अनूठा विश्वास है, आत्मविश्वास जो एक होता है। जब कोई काम आप कर लेंगे तो क्या होता है, ऐसा मन के अंदर खुशी आ जाती है कि मैं यह काम कर लेती हूँ। जैसे आप कोई मैथ बना लीजिए, कोई सवाल अगर आपसे बन गया तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आता है और बहुत ही खुशी होती है। तो उसी तरह का भाव इनके अंदर आ गया कि इतना सुंदर सुंदर और डिजाइन बनाती है। तो क्या हुआ, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरती थकती नहीं है, और हमेशा जो है नए नए डिजाइन, सुंदर सुंदर सुनहरी जो है रुपहली नए नए कलर के डिजाइन बूटियाँ यह सब बनाती हैं, थकती नहीं हैं और काम
हमेशा करती रहती हैं। तो देखिए बच्चों, जहाँ चाह वहाँ राह, यह पाठ बहुत ही सुंदर पाठ था। तो देखिए बच्चों, इससे यही संदेश मिलता है इस पाठ से कि हमें भी मन में क्या रखना चाहिए, लगन रखना चाहिए, हमेशा हिम्मत रखना चाहिए। और कोई काम करने के लिए जब मन में लगन रहेगा तो क्या होगा, वह काम आसान हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।